एचपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के एचपीएम न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम सोनपुर में वीर शहीदों की स्मृति को समर्पित शौर्य वाटिका का भूमि पूजन किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में जिले के 37 शहीद परिवारों का सम्मान किया गया। करीब 1 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही शौर्य वाटिका में शहीदों के नाम पर उनके परिजनों ने स्मृति वृक्ष लगाए। उप मुख्यमंत्री ने भी शहीदों की स्मृति में पीपल का पौधा रोपित कर पौधारोपण की शुरुआत की। कार्यक्रम में करीब 78 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। वहीं मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत 37 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड, आहता और शेड निर्माण सहित विभिन्न कार्यों का भी लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में शहीद जवानों और बस्तर के लोगों का बलिदान अविस्मरणीय है। बस्तर में शांति के बाद अब विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। दुर्ग में सावन की रंगीन छटा देखने को मिली। दुर्ग नगर निगम की ओर से 2 दिवसीय रिमझिम सावन उत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। विवेकानंद भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज सेविका श्रीमती कौशल्या देवी साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जबकि भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सरोज पांडे अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रही। पूरे विवेकानंद भवन को सावन की थीम के अनुरूप सजाया गया है। हर तरफ हरियाली, रंग और उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। इस आयोजन के जरिए दुर्ग नगर निगम ने महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने, मनोरंजन करने और एक दूसरे के साथ सावन की खुशियां साझा करने का अवसर दिया है। सावन के रंग में रंगे इस आयोजन में महिलाओं के लिए मनोरंजन प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां और आकर्षक स्टॉल भी लगाए गए हैं। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं की मौजूदगी ने पूरे आयोजन को खास बना दिया है। नगरपालिका निगम भिलाई की आयुक्त सुरुचि सिंह ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। आयुक्त ने नेहरू नगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बाल क्रीड़ा उद्यान, मोबाइल मेडिकल यूनिट, मॉडल टाउन में अवैध निर्माण और नाला कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी स्थित सुलभ शौचालय तथा कुर्सीपार स्थित ESIC डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को पार्किंग व्यवस्था, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, उद्यान रखरखाव, जल निकासी और सार्वजनिक शौचालय की सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए गए। वहीं जर्जर ESIC डिस्पेंसरी को पावर हाउस स्थित निगम भवन में स्थापित करने पर भी चर्चा हुई। भिलाई इस्पात संयंत्र के SMS 3 LD गैस होल्डर में संयुक्त आपातकालीन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण गैस रिसाव की काल्पनिक आपात स्थिति तैयार की गई। स्थिति को गंभीर मानते हुए राहत और बचाव एजेंसियों को सक्रिय किया गया है। इस दौरान काल्पनिक रूप से प्रभावित 12 श्रमिकों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया और उन्हें प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने का अभ्यास किया गया। NDRF, SDRF, CISF, अग्निशमन सेवाओं, जिला प्रशासन और संयंत्र के विभिन्न विभागों ने आपसी सामंजस्य के साथ राहत और बचाव अभियान चलाया। साथ ही गैस रिसाव को नियंत्रित करने की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी वास्तविक आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया समय, बचाव कार्य और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की क्षमता का आकलन करना था। कुर्सीपार क्षेत्र में पेयजल की गुणवत्ता और आपूर्ति व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई, पर्यावरण विभाग और केंद्रीय भूजल बोर्ड की टीम ने संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 43, 44 और 46 में सप्लाई लाइन और बोरवेल से प्राप्त होने वाली पानी के नमूने जांच के लिए लिए गए। टीम ने मोहल्ले वासियों से बातचीत कर पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों की जानकारी भी ली। स्थानीय लोगों से मिली शिकायतों के आधार पर स्टार एक्स तार प्राइवेट लिमिटेड का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को लेकर पर्यावरण विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक पानी के नमूने की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में पेयजल की गुणवत्ता और आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाना है।
आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और उपलब्धियों को लेकर नया रायपुर स्थित जनसंपर्क कार्यालय के ऑडिटोरियम में पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार शासकीय शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालयों की आवश्यक सुविधाओं का विस्तार, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ का हर शासकीय विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कार और बेहतर अधोसंरचना का केंद्र बने तथा प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी प्रतिभा और क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जांजगीर चांपा और शक्ति जिले के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर अपने 4 विभागों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने स्वीकृत विकास कार्यों में तेजी लाने, लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और गड्ढों की तत्काल मरम्मत, नालंदा परिसरों के निर्माण को समय पर पूरा करने, जल जीवन मिशन की योजनाओं के बेहतर संचालन, पीएम आवास और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा प्रतिभावान खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री खेल उत्कृष्ट योजना के माध्यम से आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक की शिकायत के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। रायपुर के एनएसयूआई से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन किया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और इस्तीफे की मांग की। छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को कार्रवाई के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल बीएससी द्वितीय वर्ष के AENT 221 विषय के प्रश्न पत्र के लीक होने की शिकायत कवर्धा से सामने आई थी। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा को रद्द कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक रद्द की गई परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और इसकी नई तारीख अलग से जारी की जाएगी। अब पूरे मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है और टीम से 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। बढ़ते साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के मामलों को देखते हुए बस्तर पुलिस ने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में साइबर जागृति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को साइबर ठगी के नए तरीकों, डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, UPI फ्रॉड और सोशल मीडिया अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। पुलिस ने विद्यार्थियों से OTP, UPI, PIN, ATM पिन, CVV, पासवर्ड और बैंक खाते से जुड़ी संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करने की अपील की। साथ ही अनजान लिंक पर क्लिक करने और संदिग्ध ऐप डाउनलोड करने से बचने की सलाह भी दी। पुलिस के मुताबिक साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करना चाहिए और संबंधित साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। बैंक को तत्काल सूचना देने और ठगी से जुड़े सभी सबूत सुरक्षित रखने की सलाह दी गई। SP सुलभ कुमार सिन्हा ने विद्यार्थियों से साइबर अपराध की घटना को छिपाने की बजाय तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की। रायपुर के नकटी गांव स्थित ब्लू वाटर में डूबे युवक आदिल का 48 घंटे बाद भी शव बरामद नहीं हो सका। युवक की तलाश SDRF, NDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कर रही हैं। पानी की अधिक गहराई के कारण सर्चिंग में काफी मुश्किलें आ रही हैं। पुलिस जांच के मुताबिक आदिल दोस्तों के साथ ब्लू स्टार घूमने के पहुंचा था। इस दौरान पानी में तैरने को लेकर दोस्तों के बीच शर्त लगी और आदिल पानी में उतर गया। गहरे पानी में जाने के बाद वह वापस बाहर नहीं आ सका। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा है। कई लोग खतरनाक पानी के किनारे खड़े होकर रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे हैं। ऐसे में ब्लू स्टार की सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और चेतावनी बोर्ड को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल SDRF और NDRF की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। आइए अब नजर डाल लेते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों पर।
दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अचानक साहिल लोचाक को साथ लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे। साहिल 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल हुए थे। उनकी दाहिनी आंख पर असर पड़ा था और उनकी सर्जरी भी हुई। राहुल गांधी ने पुलिस अधिकारियों से मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली और साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की। एफआईआर दर्ज नहीं होने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल का कहना है कि जब तक साहिल की एफआईआर दर्ज नहीं होती वह धरने से नहीं उठेंगे। पुलिस की ओर से राहुल गांधी को बताया गया है कि बैलेट गन मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित कमेटी के तहत चल रही है। पुलिस ने थाने में धरना न देने की अपील भी की। इस पूरे मामले में राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा और साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होती है, इस पर सबकी नजर होगी। नेशनल मेडिकल कमीशन के 2026 के ड्राफ्ट नियमों में डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस लाइसेंस को लेकर नई व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य मेडिकल काउंसिलिंग से रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड डॉक्टर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करेगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलने के बाद डॉक्टर का नाम नेशनल मेडिकल रजिस्टर में दर्ज होगा। अगर डॉक्टर एक राज्य में रजिस्टर्ड है तो प्रस्तावित व्यवस्था के तहत उसे देश के किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रैक्टिस करने के लिए अलग से नया रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर का प्रैक्टिस लाइसेंस 5 साल तक वैध रहेगा। अगर लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद 3 महीने के भीतर उनका रिन्यूअल नहीं कराया जाता तो डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसी स्थिति में डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा और इसकी जानकारी नेशनल मेडिकल रजिस्टर में भी अपडेट की जाएगी। 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। 20 अगस्त 2026 को तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल से दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल लाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मौत की आधिकारिक वजह अभी सामने नहीं आई है। सज्जन कुमार को 1984 के दंगों से जुड़े 2 मामलों में उम्र कैद की सजा मिली थी। राजनगर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2018 में उन्हें दोषी ठहराया था। इसके बाद फरवरी 2025 में सरस्वती विहार मामले में उन्हें दूसरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं सुल्तानपुरी मामले में 2023 में उन्हें बरी किया गया था और जनकपुरी विकासपुरी से जुड़े मामले में जनवरी 2026 में उन्हें राहत मिली थी। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ राजनीतिक नेता के निधन की कहानी नहीं है, यह 1984 के दंगों, 4 दशक लंबे कानूनी संघर्ष और न्याय की लंबी प्रक्रिया से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील अध्याय भी है। सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने एक कार्गो जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। कैमरून के झंडे वाले इस मर्चेंट जहाज का नाम लुटुफ बताया जा रहा है। जहाज पर कुल 10 लोग सवार थे, जिनमें करीब 6 भारतीय नाविक शामिल हैं। जहाज पर मोगादिशु में तुर्की के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर के लिए ले जाए जा रहे हैं हथियार, कम्युनिकेशन और सैटेलाइट उपकरण मौजूद थे। जहाज पर 6 भारतीय नागरिकों के अलावा एक तुर्की नागरिक, एक जॉर्जियाई नागरिक और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड भी सवार थे। सोमालिया के तट पर जहाज के अपहरण ने एक बार फिर समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खास तौर पर जहाज पर सवार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर नजरें अब भारतीय सरकार के आधिकारिक बयान पर टिकी हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मेडिकल जांच के बाद शुक्रवार को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से वापस आर्डियाल जेल भेज दिया गया। अस्पताल में 6 डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की और कहा कि फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती रखने की जरूरत नहीं है। इमरान खान को गुरुवार की रात कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से अस्पताल लाया गया था। उनकी मेडिकल रिपोर्ट में ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, नब्ज और मानसिक तनाव को लेकर चिंताएं सामने आई हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की सेहत की विस्तृत जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के आदेश दिया है। बोर्ड में विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा उनकी बहन डॉक्टर उज्मा खान और निजी डॉक्टर को भी शामिल करने का निर्देश दिया गया है। दूसरी तरफ इमरान खान के इलाज को लेकर पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, जबकि उनके वकील ने जेल में मुलाकात की अनुमति नहीं मिलने का आरोप लगाया है। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.
हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।